हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद HM अवस्थी में। तो आपका चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो इसमें हमने काफ़ी सारी बातें स्टार्ट कर दी थी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम भी हमने देखे थे। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब टाइप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। इसके बाद हमने ये देखे थे, डायग्राम भी देखे थे कुछ, कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। और फिर हमने बात की थी कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये कहाँ पर रहते हैं। तो मैंने बताया ये सारी जगह रहते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। चाहे कितनी गर्म हो, चाहे कितना ठंडा हो, चाहे बरसात हो, चाहे हवा हो, चाहे आंधी हो, कुल मिलाकर हर जगह आपको, कुएं में, तालाब में, हर जगह ये आपको मिल जाएंगे। फिर हमने बात की थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, मतलब हमारे साथ इनका क्या संबंध है। यहाँ चल रहा था मैटर आपका ये, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस मतलब हमारा इनसे क्या संबंध है, मनुष्य का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या संबंध है। तो इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, मतलब इनसे हमें कोई नुकसान नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये दिमाग में आ जाती है बैक्टीरिया, नाम सुनते हैं कि ये तो बीमार कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। और इसका हमने थोड़ा सा पढ़ भी लिया था कि जो कर्ड जो बनता है, दही जो बनता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही बनता है, बैक्टीरिया की मदद से ही बनता है। अगर वो बैक्टीरिया नहीं होगा तो हमारा जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज नहीं होगा। और उस बैक्टीरिया का नाम भी आपको बताया था हमने, लैक्टोबैसिलस। अब आगे जो अपना इसमें हम देखेंगे, एक चीज़ और हमने यहाँ देखी, देखिए आप, स्टार्ट करते हैं अब। ये देखें आप, ये एक एक्टिविटी की और एक्टिविटी में देखा और ये पाया गया कि जो शुगर है, जो शुगर है वो किस में चेंज हो गई, एल्कोहल में, हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। तो यीस्ट के द्वारा शुगर को एल्कोहल में चेंज कर दिया जाता है, या यूँ कहें यीस्ट से, यीस्ट की उपस्थिति में शुगर एल्कोहल में चेंज हो जाती है। और इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। तो क्या याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ कॉल्ड या इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन आपको याद रखना है। लुईस पाश्चर नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इस फर्मेंटेशन के बारे में डिस्कवर किया 1857 में। अब आता है मेडिसिनल यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मेडिसिनल यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, थोड़ा सा गलत हमने देख लिया, फर्मेंटेशन बाद में पढ़ना था, उससे पहले हमें ये देखना है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यीस्ट जो होता है, यीस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, बबल्स ऑफ गैस फिल the dough, increase its volume. This is basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cake। ये हम पढ़ चुके हैं।
अब बात आती है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल यूज़ मतलब बड़े स्तर पर फैक्ट्रीज़ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं या बनाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड microorganisms are used for the large scale production of alcohol। नंबर एक बात, तो क्या यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लार्ज स्केल पर अल्कोहल प्रोडक्शन में। वाइन, एसिटिक एसिड जिसे विनेगर के नाम से भी जाना जाता है। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अल्कोहल एंड वाइन, जो अल्कोहल और वाइन यानी कि शराब जो होती है उसको यीस्ट की सहायता से फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन उसका किया जाता है। और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आता है उसमें? यीस्ट। इसके अलावा फॉर दिस पर्पज़ यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। और इस काम को करने के लिए, किस काम को करने के लिए? अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। जो शुगर होती है प्रेजेंट इन ग्रेन्स, ये शुगर जो है किस में मिलेगी? शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्रेन्स मतलब अनाज, जैसे बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस, इन सब के अंदर क्या पाई जाती है? शुगर। और इस शुगर में यानी कि जो ये व्हीट है, बार्ले है, या फिर आपका जो राइस है, इसके अंदर क्या करते हैं? इनका क्रश करके, इनको मसल करके पेस्ट बना करके और क्या डाल दिया जाता है? इसमें यीस्ट डाल देंगे। और यीस्ट क्या करेगा? वहाँ पर अपना नंबर बढ़ाएगा। और नंबर बढ़ाने से क्या होगा कि जो आपका शुगर है जो इनके अंदर मिल रहा है वो किस में चेंज हो जाएगा? ये अब आएगी लाइन जो पहले पढ़ दी थी हमने। तो इसमें आप देखोगे कि किस तरह से एक स्मेल वहाँ आने लग जाएगी। और दिस प्रोसेस, दिस इज़ स्मेल ऑफ अल्कोहल। और ये स्मेल किसकी है? अल्कोहल की है। जब ऐसा करेंगे हम कि टेक ए 5 ml बीकर फिल्ड अप 3/4 विद वाटर, डिजोल्व 2-3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट। 500 ml वाटर लेंगे, उसमें 2-3 बूंद क्या डालेंगे? 2-3 चम्मच क्या डाल देंगे? शुगर डाल देंगे। और इसमें ऐड हाफ ए स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर। यीस्ट पाउडर बाज़ार में मिल जाता है, यीस्ट पाउडर बाज़ार में मिल जाएगा, आधा चम्मच वो डाल देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा? कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस। और इसको किसी गर्म जगह पर रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। तो नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन की स्मेल लीजिए आप। तो कैन यू गेट ए स्मेल? क्या आपको कोई स्मेल मिलती है यहाँ? तो निश्चित रूप से आपको स्मेल वहाँ पर आएगी। और वो स्मेल किसकी है बच्चों? अल्कोहल की। यानी कि शुगर जो है वो किस में चेंज हो गई? अल्कोहल में। किसकी उपस्थिति में? यीस्ट की उपस्थिति में। और इस प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को? कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नॉन एज फर्मेंटेशन। तो ये तो कहानी हुई फर्मेंटेशन की। अब आता है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज़ क्या है? तो इसमें क्या होता है कि व्हेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। जब कभी भी आप बीमार होते हो और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करेगा? आपको क्या कहता है कि भाई ये एंटीबायोटिक ले लो, सुबह शाम ले लेना इनको। तो या फिर क्या करेगा? एंटीबायोटिक टैबलेट्स देगा, या फिर कैप्सूल देगा एंटीबायोटिक, या फिर इंजेक्शन लगाएगा एंटीबायोटिक। तो सच एज ऑफ पेनिसिलिन। इन एंटीबायोटिक्स में नंबर 1 कौन सा था? पेनिसिलिन का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप देखना कभी जब वो एंटीबायोटिक दे तो उस पर पेनिसिलिन आपको लिखा हुआ मिलेगा। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है जो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है, दी जाती है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसन्स मीन्स ये जो एंटीबायोटिक है, चाहे वो टैबलेट है, चाहे वो कैप्सूल है, चाहे वो क्या है? इंजेक्शन है, इसका सोर्स क्या होता है?
माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही इनको तैयार किया जाता है। दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप, अब ये मेडिसिन्स क्या करती हैं, किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज। तो इन मेडिसिन्स का काम क्या है बच्चों, ये क्या करेंगी, ये किल कर देंगी, मार देंगी, या फिर क्या करेंगी, जो ग्रोथ हो रही है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिनसे बीमारी हो रही है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर बीमारी पैदा कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को ये क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है, रोक देती है वहीं की वहीं, और उनको क्या कर देती है, किल कर देती है, मार देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। कौन, एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन इज ए एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, जिसका काम क्या है, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ हमारे अंदर करेंगे, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको क्या कर देती है, ये किल कर देती है, या फिर इनकी ग्रोथ को क्या करेगी बच्चों, स्टॉप कर देती है। अब क्या होगा जी, देखिए, सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो ऐसी मेडिसिन्स को क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक्स। कैसी मेडिसिन्स को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर दें या उन्हें मार दें, ऐसी दवाइयों को क्या बोलेंगे, तो सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria। इन दिनों में जो बहुत अधिक संख्या में जो एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं, वो किसके द्वारा बनाई जा रही हैं बच्चों, फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन। तो अब देखिए कितनी सारी एंटीबायोटिक्स के नाम आ गए, जो किससे बन रही है, बैक्टीरिया और फंजाई। नंबर एक बात, तो जो एंटीबायोटिक्स बनेंगी वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं आजकल, बैक्टीरिया और फंजाई से। अब कुछ एंटीबायोटिक्स कौन सी हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ए एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन भी क्या है, एक एंटीबायोटिक है, और एरिथ्रोमाइसिन भी क्या है, एक एंटीबायोटिक होती है, और पेनिसिलिन तो है ही। आर सम ऑफ द commonly known antibiotics। तो ये क्या हैं, कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं। इसके अलावा विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो ऐसी किससे बनेंगी, फंजाई और बैक्टीरिया से। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये किससे बनाई जाती है, किससे मैन्युफैक्चर होंगी, ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज़। तो इसमें क्या होता है, स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ग्रो करवाया जाता है, संख्या उनकी बढ़ाई जाती है, और ये बहुत सारी बीमारियों को क्योर करती है, हमारी रक्षा बहुत सारी बीमारियों से करती हैं। डिजीज़ मतलब बीमारी जो होती हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। और ये जो एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड, जो भोजन होता है, फीडिंग जो करते हैं, लाइव स्टॉक हमारा जो पशुधन है, और जो पोल्ट्री है, मुर्गी वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, इनके खाने में एंटीबायोटिक्स को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि ये जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो एनिमल्स में है, एनिमल के अंदर जो डिजीज़ पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको ये रोक देती है, उनकी वृद्धि को रोक देती है, उनको बीमार नहीं होने देती है। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। और ये एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो बहुत सारे प्लांट डिजीज़ को भी क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रही हैं बच्चों, वो केवल मनुष्य की बीमारियों में ही रक्षा करती हैं। ये अदर एनिमल्स हैं, उनकी डिजीज़ को भी ख़त्म कर देती हैं, यहाँ तक कि प्लांट्स डिजीज़ में भी ये काम में आती हैं।
इससे पहले एक चीज़ और रह गई यहाँ, देखिए, नहीं ये तो हो गया था, ये देखिए अब ये आ गया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली, ये ध्यान रखने की बात है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कब लेनी है, ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर, जब कोई क्वालिफाइड डॉक्टर आपसे कहे। यह नहीं है कि आपके जुकाम हो गई ला ले एंटीबायोटिक ले आओ भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा भाई ये एंटीबायोटिक आपको काम में लेनी है। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। इसके अलावा क्या करते हैं हम लोग, हम बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, उसने कहा भाई 3 दिन ये एंटीबायोटिक आपको लेनी है, और आप क्या किया, एक दिन ले ली, बुखार उतर गया या जो भी बीमारी है वो सही हो गई, और दूसरे दिन से आपने दवाई बंद कर दी, तो ये भी ठीक बात नहीं है। तो डॉक्टर जितने दिन के लिए बोले उतने दिन तक वो पूरा कोर्स आपको करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, आप जब आपको आवश्यकता नहीं है फिर भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ले लेते हैं, क्या पता अंदर कोई बैक्टीरिया घुसा पड़ा हो, उसको मर जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इन रॉन्ग डोज या फिर गलत तरीके से लेते हैं, गलत ज़्यादा या कम लेते हैं, तो इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। इसका क्या नुकसान होगा बिना बात के एंटीबायोटिक लेने से, कि जब आप सचमुच में बीमार पड़ेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगी, फिर आप सही भी नहीं होंगे उनसे। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। और दूसरी बात ये होगी कि जो आपने एंटीबायोटिक ले, जो काम के बैक्टीरिया हैं उनको मार देगी जा करके वो, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है, एंटीबायोटिक्स डॉक्टर कहे तो ही लेनी है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। अच्छा एक बात और है इनकी एंटीबायोटिक्स की, जो ठंड सर्दी जो लगती है हमको, कॉमन जुकाम वगैरह जो होता है, या आँख आ जाती है, फ्लू जब हो जाता है, तो उस समय भी ये एंटीबायोटिक काम नहीं करती हैं। दीज आर कॉज्ड बाई वायरसेस। क्यों? क्योंकि ये जो बीमारी है ठंड बुखार की, ठंड जो लग रही है, या फिर आँखें जो आ जाती है ना, आँखें बंद हो जाती हैं, सुबह जगते हैं जब आँख खुलती नहीं है, तो ये जो बीमारी है ये किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है। तो एंटीबायोटिक केवल किसके विरुद्ध काम करती हैं, बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करती हैं बच्चों। तो ये बात हो गई भाई। अब आता है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है सुनिए भाई। तो वैक्सीन का मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि वैक्सीन क्या चीज़ है। वैक्सीन जो बनेगी वो बनेगी ज़्यादातर वायरस के विरुद्ध इसको तैयार किया जाता है। वायरस, खूब नाम सुना है आपने वायरस का, आजकल तो खूब ही सुन रहे हो कोविड की वजह से। कोविड-19 जो बीमारी है वो कोरोना वायरस के कारण होती है, आप जानते हैं। तो ये जो वायरस वैक्सीन है वो क्या है, और आपने वैक्सीन लग भी रही है, इस समय डोज चल रहे हैं भाई, वैक्सीनेशन चल रहा है, पहली डोज लग गई, दूसरी डोज लग गई, सुना तो होगा ही आपने, अगर क्योंकि आप अभी 18 के नहीं हुए हो, 18 साल के नहीं हो, इसलिए आपकी लगेगी तो नहीं, लगी तो नहीं है अभी, लेकिन सुना ज़रूर है आपने नाम वैक्सीन का, भाई वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ऐसे सुना होगा आपने। तो क्या होता है देखिए आप, वैक्सीन क्या होती है, तो मैं आपको सीधा सा इसका बता देता हूँ शॉर्टकट में बात। वैक्सीन क्या होती है कि हमारी जो बॉडी होती है बच्चों, जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस जो होता है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो हमारा जो शरीर है ना, तो हमारा जो ब्लड है उसके अंदर ऐसी सेल्स होती हैं कि वो उस वायरस और बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या करती हैं, सैनिक तैयार करती हैं कि भाई ये बीमारी करने के लिए हमारे शरीर में आ गया, चलो इसको ख़त्म करते हैं। तो ब्लड के द्वारा कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, ऐसे मतलब ऐसे समझिए सैनिक तैयार किए जाते हैं, और वो उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। लेकिन कई बार कैसा होता है कि वो जो दुश्मन जो हमला करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश की हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, या यूँ कहें उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे जो शरीर के अंदर जो सैनिक है वो कम पड़ जाते हैं, यानी कि वो उसको ख़त्म नहीं कर पाते, तो हम बीमार हो जाते हैं, फिर हम बाहर से दवाइयाँ लेते हैं। अगर वो वायरस है तो वायरस को तो दवाइयों से भी जल्दी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो उसको तो हमारे शरीर के अंदर जो सैनिक हैं वही मार सकते हैं। तो अब क्या किया जाए, तो इसका इलाज यही है, वही शरीर के अंदर क्या कर दें, सैनिकों की संख्या बढ़ा दें।
जिससे कि वो उनको ख़त्म कर सकें। तो वैक्सीन का काम यही है। वैक्सीन में क्या होता है कि जो वायरस, जिस वायरस के कारण हम बीमार हो रहे हैं, उसी वायरस को हमारे शरीर में डाला जाता है, लेकिन जिंदा नहीं, डेड अवस्था में, मरी हुई अवस्था में या इनएक्टिव वो होता है, वो हमारे अंदर बीमारी पैदा नहीं करेगा। लेकिन हमारा शरीर को क्या पता ये जिंदा है कि मरा है, तो हमारा शरीर तो क्या करेगा, उसको मारने के लिए सैनिक तैयार करेगा, और वो सैनिकों को बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलेंगे उसको? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या करती हैं, उस वायरस को मारने के लिए पहुंच जाती हैं। लेकिन जैसे ये वहाँ जाती हैं, इसको पता लगता है कि भाई ये तो पहले से ही मरा हुआ है, तो वो वापस आ जाती हैं, यानी कि एंटीबॉडी बन गई। और एंटीबॉडी बन जाती है जैसे ही कोई इनएक्टिव वायरस गया, कोई भी जाए, इनएक्टिव जाए चाहे एक्टिव जाए, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनेगी। तो इनएक्टिव जाता है तो भी बनती है, तो वो बन करके तैयार हो जाती हैं। फिर जब सचमुच में कोई वायरस, जिंदा वायरस शरीर के अंदर घुसता है, तो वो एंटीबॉडी जो पहले से बनी हुई हैं, वो क्या करेंगे, उस पर हमला कर देती है और उनको मार देती है। तो कुल मिलाकर वैक्सीन कब लिया जाता है? बीमारी होने से पहले। तो देखिए आप, तो व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर When a disease carrying microbe enter our body, the body produce antibodies। तो जैसे ही कोई डिजीज़ पैदा करने वाला माइक्रोब जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर घुसेगा, तो हमारी बॉडी क्या उत्पन्न करेगी? एंटीबॉडी उत्पन्न कर देगी, टू फाइट द इन्वेडर, जो अंदर घुसा है उससे लड़ने के लिए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। और बॉडी को ये भी याद रहता है कि एक बार उसको मार दिया, अगर दोबारा भी वो आ गया तो वो याद रखती है इसको पहले इतने सैनिकों की आवश्यकता हुई और इस तरह से इसको मारना है, तो वो दोबारा बहुत आसानी से मार देती है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस इनटू ए हेल्दी बॉडी। तो कोई मरा हुआ, डेड या फिर बहुत कमज़ोर जो माइक्रोब है हमारे शरीर के अंदर क्या कर दिया जाता है? एंटर करवा दिया जाता है। तो इससे क्या होगा? द बॉडी फाइट्स, तो बॉडी उससे लड़ेगी, चाहे वो मरा है चाहे जिंदा, उसे क्या लेन देन इस बात से, और किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, उनको मारने का प्रयास करेगी, प्रोड्यूसिंग बाई सूटेबल एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बनाएंगे, उसको मारेंगे, लेकिन वो पहले से मरा हुआ है, इसलिए कोई ज़्यादा काम में वहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो बन करके तैयार हो गई एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या करेंगी? बची रह जाएंगी, और फिर सचमुच में द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर protected from the disease causing microbe forever। हमेशा के लिए हम क्या हो जाएंगे? सुरक्षित हो जाएंगे। जैसे अब कोरोना का टीका लग रहा है, वैक्सीन लग रही है, तो इसका मतलब हमारे अंदर क्या बन रही है? एंटीबॉडी बन रही है कोरोना को मारने के लिए। तो जब कभी सचमुच में कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसेगा, तो क्या होगा? हमारी जो एंटीबॉडी बनी है शरीर के अंदर, वो उसको ख़त्म कर देंगी और हमें कोरोना नहीं होगा, हमें कोविड बीमारी नहीं होगी। तो इस तरह से ये बात होती है। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ये वैक्सीन जो होती है बहुत सारी बीमारियों में काम करती है। जैसे कॉलेरा की वैक्सीन लगती है, ट्यूबरक्लोसिस जैसे टीबी बोलते हैं हम उसकी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगती है। ये वैक्सीनेशन इसका होता है। और आपने सुना भी होगा बचपन में बहुत सारे टीके लगे होंगे आपके, आपको नहीं पता, याद नहीं है तो मम्मी पापा से पूछना, वो बता देंगे। इसलिए लगाए जाते हैं टीके, वैक्सीन इसी लगाई जाती है जिससे कि वो आगे चल के आप बीमार नहीं हों। In your childhood you must have been given injections। इंजेक्शन बोलते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं इंजेक्शन लगवाया भाई, मतलब वैक्सीन लगवाया, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज, अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए या सुरक्षित रहने के लिए। कैन यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ दीज डिजीज? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने मम्मी पापा की मदद से आप उन बीमारियों की लिस्ट बना सकते हैं जिसके
वैक्सीन या टीके या इंजेक्शन लगते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़, नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल एट। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उन बीमारियों से नेसेसरी वैक्सीन, तो उनके वैक्सीन लगना ज़रूरी है और लगाई भी जाती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, भाई आज इसके टीका लगेगा, भाई टीका लग रहा है, आंगनवाड़ी में चले जाओ। तो वो क्यों, वो टीका क्या है, वैक्सीन ही तो है, जिससे कि वो बीमारी, जिस बीमारी का आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, टीका लगवाने जा रहे हैं, वो बीमारी आगे बच्चा जब बड़ा हो तो उसके वो बीमारी नहीं हो, इसीलिए वो टीका लगाया जाता है। आंगनवाड़ी में भी लगता है, हॉस्पिटल्स में भी लगता है। देखिए, इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी पर आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा। एक वैक्सीन बहुत पुरानी चल रही है, बहुत पुराने समय से टीका चल रहा है। एक न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो से बचाने के लिए टीके का न्यूज़पेपर और टीवी में आता ही रहता है। और अमिताभ बच्चन भी इसका ऐड करता है, 2 बूंद जिंदगी की के नाम से, 2 बूंद जिंदगी की। लेकिन ये एक ऐसी वैक्सीन है जो दवाई के रूप में, यानी कि ओरल दी जाती है, मुंह के द्वारा इसको दिया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा नहीं दिया जाता। ये भी क्या है, एक टीका है या वैक्सीन होती है। द पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में भी आपने सुना होगा। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन। तो जो पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है बच्चों को, वो क्या है, वास्तव में एक वैक्सीन ही है। तो ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार में एक कैंपेन चला था स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध, पूरे संसार में वैक्सीनेशन हुआ था, और उसकी वजह से आज ये कंडीशन है कि स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी हमारे इस वर्ल्ड से समाप्त हो चुकी है। दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आज के समय में वैक्सीन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाई जा रही हैं बड़े स्तर पर, जिससे कि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज़, और जो एनिमल्स हैं उनको भी बचाया जा सके। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, जो हमको पढ़ना है बच्चों, वो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। काफ़ी लंबा चैप्टर है, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, हो जाएगा। सॉइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं वो देखिए आप। ये सब क्या चल रहे हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल रहे हैं, ये जो हमारे मित्र की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे लिए लाभदायक हैं। तो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उपजाऊपन जो है मिट्टी का, उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एंट्री सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। देखिए, नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी चीज़ है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, लेकिन दुख की बात यह है कि नाइट्रोजन को ना तो प्लांट्स डायरेक्ट काम में ले सकते हैं और ना ही एनिमल्स। तो इनको पहले कुछ ऐसे उपयोगी यौगिक के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर चेंज किया जाता है, जिससे कि क्या होगा, उनको हम काम में ले सकें, प्लांट्स काम में ले सकें। तो इस काम को बैक्टीरिया करते हैं। कुछ फिक्स बैक्टीरिया हैं जो उनका काम ही यही है। क्या काम है उनका, कि वो क्या करेंगे बच्चों, जो नाइट्रोजन के अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। फिक्स का मतलब ऐसे पदार्थों में बदल देंगे उसको, जिससे कि प्लांट्स उसको काम में ले सकें, और प्लांट्स के ज़रिए वो हमारे शरीर में आ जाएगी। और जब प्लांट्स को जब नाइट्रोजन मिलेगी तो क्या हो जाएगा, ऐसे पदार्थ बना देगी वो, कौन, बैक्टीरिया ऐसे पदार्थ बना देगा जो क्या करेंगे, मिट्टी में चले जाएंगे, और मिट्टी से किसको मिल जाएगी, वो प्लांट्स को, और प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, अर्थात फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ जाएगी। तो दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इनको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर।
कौन? ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, इसलिए फिक्सर। और फिक्स करने का मतलब नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलना, उसके कंपाउंड्स में चेंज करना, जिससे कि वो मिट्टी में मिल जाए और वहाँ से किसको मिल जाए? वो प्लांट्स को मिल जाए। ये देखिए आप, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स। उसके बाद है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की क्लीनिंग भी करते हैं ये। आपने देखा होगा कोई भी चीज़, कोई भी जीव मर जाता है या एनिमल मर जाता है या प्लांट्स जो है वो टूटकर गिर जाते हैं ज़मीन के ऊपर, तो कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं। तो वो समाप्त कैसे होते हैं? धीरे धीरे उनको कौन करता है समाप्त? यही करते हैं बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। तो बूजो और पहेली ने क्या किया? एक ऑब्जर्व किया स्कूल गार्डनर को मेकिंग मैन्योर, मैन्योर जब वो बना रहा था, खाद तैयार कर रहा था, उसने उनको ऑब्जर्व किया। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, उन्होंने क्या किया? जो प्लांट्स के वेस्ट हैं, जो सड़ी गली पत्तियां हैं या स्टेम है या रूट है, जो भी सड़ा गला पदार्थ है प्लांट्स का वेस्ट है, उसको कलेक्ट किया। और वेजिटेबल्स जो हैं, वेस्ट जो वेजिटेबल है उनको कलेक्ट किया। फ्रूट्स को कलेक्ट किया फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स, जो उसके आसपास घर हैं और बगीचे हैं, वहाँ से उन्होंने क्या किया? सड़े गले पेड़ पौधों को या पेड़ पौधों के भाग, जैसे फ्रूट्स है, फ्लावर्स हैं, इनको कलेक्ट किया। और उनको क्या किया उन्होंने? दे पुट देम इन ए पिट, और उनको एक गड्ढे के अंदर डाल दिया। मींट फ्रॉम फॉर वेस्ट डिस्पोजल, जिससे क्या होगा? जो वेस्ट है वो क्या हो गया? डिस्पोज हो गया, अलग हो गया, हटा दिया, गंदगी भी नहीं रही, और उनको एक गड्ढे के अंदर डाल दिया। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज, कुछ समय बाद उन्होंने देखा ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज होने लग जाता है, अपघटित होने लग जाता है। एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर, और किस में बदल जाएगा? मैन्योर में चेंज हो जाएगा, खाद में बदल जाता है। आपने भी देखा होगा ऐसा। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन्ड। अब बूजो और पहेली ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वो डिकम्पोज कैसे हो गया, अपघटित कैसे हो गया, यानी कि वो जो आपने मोटे मोटे चीज़ें डाली थी वो छोटी छोटी चीज़ों में कैसे बदल गई, छोटे छोटे टुकड़े उनके कैसे हो गए। बिल्कुल धीरे धीरे अगर बहुत समय बाद देखोगे तो आप बिल्कुल पाउडर जैसा वो बन जाता है। तो वो कैसे बना? खाद बन गया ना वो। तो ऐसा क्या था जिसकी वजह से वैसा हुआ? तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द, ये देखिए अब ये दो पॉट हैं, यहाँ पर दो बर्तन हैं, ए और बी, और दोनों में क्या किया? एक में तो क्या किया है? एक में तो पॉलीथीन वगैरह डाल दी या कांच के टुकड़े डाल दिए, प्लास्टिक डाल दी, ऐसी चीज़ें डाल दी। और दूसरे में क्या डाल दिया आपने? एक में दे चीज़ और दूसरे में क्या डाला आपने? मैन्योर डाला, मतलब एनिमल और प्लांट वेस्ट को आपने डाला, चाहे वो सड़ी गली पत्तियां हैं, चाहे दूध है, दही है, इस तरह की चीज़ें वो आपने डाल दी। प्लांट वेस्ट डाला कुल मिलाकर। एक गड्ढे में क्या डाला? पॉलीथीन डाल दी, कांच डाल दिए, ऐसी चीज़ें डाल दी। और 3-4 दिन बाद आप उनको देखिए तो आप देखोगे कि जो आपने प्लांट वेस्ट डाला, सड़ी गली जो पत्तियां डाली, वो तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? अपघटित होने लग जाती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये ख़त्म होने वाली हैं। लेकिन जो पॉलीथीन आपने डाली, कांच आपने डाला, वो जैसा डाला था वैसा ही आपको पड़ा हुआ मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि उनको वो डिकम्पोज नहीं होती हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लास्टिक और कांच को जल्दी से डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, जबकि जो प्लांट वेस्ट है उसको आराम से डिकम्पोज कर देते हैं। वो यही पूछना चाह रहा है इसमें, क्या डिफरेंस पाया आपने दोनों में? तो ये डिफरेंस होगा, द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, जो प्लांट वेस्ट है वो खाद में बदल जाएगा बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसको ऐसा कर देते हैं। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट्स अगेन। अब जो न्यूट्रिएंट्स जो निकले हैं, प्लांट वेस्ट जो आपने डाला उसको, वो डिकम्पोज हो गए। डिकम्पोज होने से उसके अंदर का जो माल मटेरियल है, माल मटेरियल मतलब जो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर आ गए, और उन न्यूट्रिएंट्स को कौन काम में ले लेंगे? प्लांट्स वापस से काम में ले लेते हैं। तो डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी,
जो बी बर्तन था जिसमें आपने कांच के टुकड़े और पॉलीथीन डाली थी, उसमें क्या देखा आपने? पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय, जो खिलौने हैं प्लास्टिक के वो आपने डाले। डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनको खाद में नहीं बदल सकते। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। अब इससे बता दें आपको, इससे आगे बाद में पढ़ेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इतना ही बहुत है आज के लिए। इससे नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।